सीईसी के सभी श्रोताओं का स्वागत। आज जिस विषय पर हम यह चर्चा कर रहे हैं उसका संदर्भ प्राचीन भारतीय इतिहास से है और आज मेरे साथ मनीषा शर्मा हैं सांकेतिक अभिव्यक्ति में मेरा साथ देने के लिए। और प्राचीन भारतीय इतिहास के जिस कालखंड की चर्चा हम आज कर रहे हैं वो गुप्त काल का है। आप मान सकते हैं 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का मोटे तौर पर यही कालखंड है गुप्त काल का। और गुप्त काल के राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर यह दूसरी चर्चा है। इसका पहला भाग हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको जो प्रशासन संबंधी जानकारी थी गुप्त काल की उसके ऊपर हमने चर्चा की और हमने देखा कि कैसे जो नेचर ऑफ रूल है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल रूल है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। यानी पदों का नाम हो सकता है कि उसमें ज्यादा परिवर्तन न हो मौर्य काल या मौर्योत्तर काल से, परंतु अब जो सब्सटेंस ऑफ रूल है वो बदलता जा रहा है। गुप्त काल में गुप्त राजाओं के अंतर्गत कई छोटे राजा और मध्यम किस्म के जो राजा, जो विजित क्षेत्र के राजा हैं, उन्हें कैसे सम्मिलित किया गया है एक बड़े साम्राज्य में, उससे किस प्रकार का संबंध बना है, वह संबंध परिवर्तित होता जा रहा है। कहीं राजा को हराने का मतलब यह नहीं होता कि आपने उसे प्रशासन से बिल्कुल अलग कर दिया और सीधे तौर पर गुप्त काल की राजधानी से सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। कई लेयर्स हैं राजनीतिक संबंधों के। कई इलाके डायरेक्टली रूल्ड हैं सेंटर के द्वारा, कई इलाकों में राजा के माध्यम से उन इलाकों पर शासन हो रहा है और वह जो विजित राजा है वह गुप्त राजाओं को ओकेजनली ट्रिब्यूट दे रहा है और एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में वो एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसे केंद्र की पकड़ ढीली हुई तो वह राजा कालांतर में अपने आप को एसर्ट भी कर रहा है और इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर वो इमर्ज कर रहा है। तो ये सारी कई ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमें समझ बनानी है कि किस प्रकार से राजनीतिक सत्ता गुप्त काल में इम्प्लीमेंट हो रही थी, उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा था, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसके लेयर्स कितने थे, क्या वो मीडिएटेड था थ्रू सम पर्सन्स या वो डायरेक्टली अनमीडिएटेड फॉर्म में एग्जीक्यूट हो रहा था। तो इस तरह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और उसी का यह दूसरा भाग है। तो विजित राजाओं से इतर अगर प्रशासन और राजनीतिक अवस्था के अंदर की बात करें तो गुप्त राजाओं को मंत्री, उनके अपने मंत्री, जो सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्राह्मण्स या आप कह सकते हैं प्रीस्टली ऑर्डर, परिव्रजक, उक्कल्प, ये सभी ऐसे कंपोनेंट्स थे जिनके साथ एक राजा का संबंध बड़ा डायनामिक होता था। वो संदर्भ बदलने के साथ वह संबंध भी बदलता था और कई ऐसे समय आते थे जब केंद्र की सत्ता थोड़ी कमजोर होती थी, तो ये सारे जो तत्व हैं, मंत्री, ब्राह्मण, परिव्रजक, उक्कल्प, वो अपनी पावर को ज्यादा एसर्ट करते थे। तो एक राजा की जो राजसत्ता है वो आप कह सकते हैं कि उसकी सीमा निर्धारित करते थे ये तत्व। और राजशक्ति का जो प्रभाव है वो इसी आलोक में हम समझ सकते हैं कि मंत्री से, ब्राह्मणों से, परिव्रजक से, उक्कल्प से किस प्रकार का उक्त राजा का संबंध रहा है। समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान, इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं।
इसके बारे में हम सभी जानते हैं और बड़े विस्तार से प्रयाग प्रशस्ति में उसका उल्लेख किया गया है। पर हमारी जानकारी गुप्त काल की सैन्य प्रणाली की उतनी विस्तृत नहीं है। जैसी जानकारी हमें मौर्य काल के बारे में मिलती है कि मौर्य काल में किस प्रकार से सेना थी, पैदल सेना थी, घोड़ों पर सेना थी, हाथी पर सेना थी, किस प्रकार अलग अलग पदों पर सेना के लोग अलग अलग पदों पर आसीन थे, उनकी सैलरी क्या थी। तो ये सभी, और घोड़ों के ऊपर और हाथियों के ऊपर स्टेट की मोनोपोली होती थी, किंग की मोनोपोली होती थी, उनका एक अधिकार होता था। वो गुप्त काल में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो सैन्य प्रणाली की जो विस्तृत जानकारी है वो मौर्यों की तुलना में हमें गुप्त काल से काफी कम मिलता है। हालांकि समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान या उसके आगे अन्य गुप्त राजाओं के भी सैनिक अभियान के बारे में हम जानते हैं, परंतु सैन्य प्रणाली कैसी थी उसके बारे में बहुत जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो भी सैन्य बल का प्रयोग कर दूसरे राजाओं के ऊपर विजयी प्राप्त किया जाता था या अधीनस्थ राजाओं के साथ जो एक संबंध है उसे काबिज रखा जाता था, वो सैन्य बल कौन मुहैया करा रहा था? यह प्रश्न थोड़ा सोचने वाला है और पूरी संभावना है कि जो परिव्रजक या उकल्प और इस प्रकार के संबंध अन्य राजाओं के साथ जो बने हुए थे, उसी ऑब्लिगेशन में इन राजाओं को सैन्य बल भी खास कर सैन्य अभियान के समय में उन्हें मुहैया करवाने को बाध्य किया जाता था या उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता था कि वो किसी मिलिट्री कैंपेन के दौरान गुप्त राजा को सैन्य बल मुहैया कराए। और जैसा मैंने कहा कि घोड़े और हाथी, जो कि किसी भी राजा के सैन्य बल का अभिन्न हिस्सा होता था प्राचीन भारतीय सैन्य परंपरा में, अब उस पर राजबल का एकाधिकार नहीं है। यानी अब घोड़े और हाथी सैन्य बल के तौर पर परिव्रजक भी रख सकते थे, उकल्प भी रख सकते थे, मंत्री भी रख सकते थे और अन्य छोटे जो वेल टू डू लोग हैं वो भी रख सकते थे। तो वो एक निजी संपत्ति के तौर पर कोई रख सकता था। तो इससे जो एक केंद्रीय शक्ति जो है गवर्नेंस का, राजनीति का, वो निश्चित रूप से कमजोर होता नजर आता है। वैसे भी अगर अन्य शब्दों को अगर हम समझने की कोशिश करें जो कि टैक्स रिलेटेड हैं या आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, राजस्व से संबंध है उनका, अगर उसकी संख्या को देखें तो कर वसूली और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े अधिकारियों की संख्या और विवरण हमें गुप्त काल के अभिलेखों में या समकालीन स्रोतों में उतना ज्यादा नहीं मिलता है जितना पहले के शासन कालों में हमें देखने को मिलता था। अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखें जो कि मौर्यकालीन स्रोत है, तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे से छोटे आर्थिक गतिविधि के लिए कोई ना कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है और स्टेट के सर्वेलेंस में ये चीजें हो रही है। हालांकि उसकी पुनर्व्याख्या हुई है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि माइन्यूटेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडर द सेंट्रल सर्वेलेंस ऑफ मौर्यन रूल। यह बात आप गुप्त काल के लिए नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कह रहा कि गुप्त काल में आर्थिक गतिविधियां कम हो गई, इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा है, खेती ज्यादा इलाकों में फैल रहा है, ज्यादा फसल हो रहे हैं, सोने के सिक्के हैं, परंतु जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है, जो सेंट्रल कंट्रोल है, जो उसकी पकड़ है, उसका नेचर बदलता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था
बनती नजर आ रही है और सभी आर्थिक गतिविधियों को के ऊपर कोई अधिकारी बैठा हुआ नहीं है कोई केंद्र का। अब इसके दो इन्फरेंस हो सकते हैं। क्या एक ही अधिकारी के अंतर्गत अब कई प्रभार दिए जा रहे हैं? जैसे आज की मिनिस्ट्री में आप देखते हैं कि कई मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अंतर्गत 2-3 डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। तो क्या इससे हम यह माने कि ये व्यवस्था अब इस प्रकार बदली हुई थी, या हम माने कि अब बहुत सारे ऐसे अर्थव्यवस्था के आयाम हैं जिसके ऊपर केंद्र की निगाह संभवतः नहीं है और वह स्वायत्त रूप से या निजी तौर पर लोग वो कर रहे हैं, या स्थानीय लोग उसकी देखरेख कर रहे हैं, या उस पर कोई सेंट्रल टैक्स नहीं दिया जा रहा है, या जो भी वसूला जा रहा है वो स्थानीय लोग उसे वसूल रहे हैं। तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिलता है गुप्त काल में राजनीतिक अवस्था के तौर पर। और यह भी हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि इसके दो इन्फरेंस हो सकते हैं। क्या कालांतर में एक अधिकारी के अंतर्गत कई प्रभार थे और बाद में वही अधिकारी या इस प्रकार का अधिकार क्षेत्र वंशानुगत हो गया और अब उस पर केंद्र का जो एक कंट्रोल होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया? तो इसकी भी संभावना बनी हुई है अगर आप गुप्तकालीन राजनीतिक परिदृश्य को समझकर राजनीतिक उल्लेखों का आकलन करें। वैसे ही अभिलेखों में स्थानीय प्रशासन की जब हम चर्चा करते हैं, यानी लोकल स्तर पर, गांव के स्तर पर या किसी विशिष्ट शहर के स्तर पर, वहां किस प्रकार से गवर्नेंस हो रहा है और वहां जो भी गवर्नेंस हो रहा है, लोकल गवर्नेंस हो रहा है, उस लोकल गवर्नेंस के ऊपर केंद्र का कितना कंट्रोल है? क्या कोई केंद्र का अधिकारी वहां है और उसी की निगरानी में सारी गतिविधियां हो रही है, या एक स्वायत्तता की हवा आपको देखने को मिलती है? तो अगर इस दृष्टिकोण से गुप्तकाल के स्थानीय प्रशासन को देखें तो हम पाते हैं कि स्थानीय प्रशासन का जो उल्लेख है गुप्तकाल के अभिलेखों में वो बड़ा विधिवत है। और जो समकालीन जो लॉ बुक्स हैं उसमें भी हमें स्थानीय प्रशासन का काफी विधिवत उल्लेख मिलता है, काफी व्याख्या में उल्लेख मिलता है। इस विस्तार से मौर्य काल में स्थानीय प्रशासन का उल्लेख हमें नहीं मिलता। तो केंद्र या प्रोविंशियल स्तर पर जो जितनी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है उससे ज्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन गुप्त काल में हमें स्थानीय प्रशासन का मिलता है। स्थानीय प्रशासन स्थानीय प्रभावी लोगों के अंतर्गत संभवतः था, क्योंकि जो स्थानीय पद थे, या जैसे आप मान लें कि किसी गांव में जो प्रशासनिक पद थे उसे कौन मैन कर रहे थे, हु वर द पीपल मैनिंग दोज पोजीशंस? सो प्रोबेबली दे वर द लोकल पीपल, दे वर द विलेज नोटेबल्स। तो उस गांव के जो प्रबुद्ध लोग थे या जो दबंग लोग थे उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप स्थानीय प्रशासन में सीधे तौर पर हमें देखने को मिलता है। और गुप्त केंद्र या केंद्रीय शक्ति के तौर पर गुप्त राजकीय निगरानी लगभग नाममात्र की थी। भूमि लेन देन संबंधों में भी हम देखते हैं, अगर आप जो लैंड ग्रांट्स देखें या उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं उनको देखें, तो भूमि लेन देन संबंधी उल्लेखों में भी स्थानीय अधिकारियों की उपस्थिति और सहमति अनिवार्य थी, जबकि केंद्र का कोई अधिकारी या मंत्री हो सकता है कि वो न भी हो। तो जो एक वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहा है स्थानीय स्तर पर, उसमें स्थानीय लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और यह आपको दिखाता है कि कैसे जो एक सेंटर सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब बदलकर लोकल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है। वैसे ही अगर नगर प्रशासन को भी देखें तो नगर प्रशासन में भी स्थानीय निकायों की सम्मति और उनकी स्वायत्तता हमें सीधे तौर पर देखने को मिलती है।
जैसे जो स्थानीय निकाय हैं शहरों में, दे आर ऑल्सो इशूइंग सील्स ऑफ अथॉरिटी. Now, this is important because issuing a seal of authority is a marker of sovereignty and rule. And maybe that town governance or city governance is cutting into the extent of governance by the center. तो केंद्र प्रशासन कितना प्रभावी नगरों में है या छोटे छोटे गांवों में है, उसको हमें इस आलोक में देखने की जरूरत है. जब नगरों की बात करते हैं, नगरीय प्रशासन की बात करते हैं, तो श्रेणियों का उल्लेख आता है. श्रेणी यानी ट्रेड गिल्ड्स या मर्चेंट गिल्ड्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं. तो श्रेणियों की कार्यप्रणाली का भी हमें गुप्तकालीन दस्तावेजों में काफी विस्तृत वर्णन मिलता है. हम सभी जानते हैं कि श्रेणियां पुरानी संस्थाएं हैं और राज्य व्यवस्था के उदय से भी पुरानी संस्थाएं हैं. अगर उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, जब जनपद उभर कर आ रहे थे, महाजनपद उभर कर आ रहे थे, तो उसके पहले जो शहरी क्षेत्र हैं या कई जो कारीगरी या आर्टिजनल एक्टिविटी हैं उससे जुड़े जो समुदाय हैं, वो अपने श्रेणियों के अंतर्गत ही गवर्न हो रहे हैं और श्रेणियों का एक संबंध राजा से बनता था या वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बनता था. तो श्रेणियों का प्रभावी होना, आप कह सकते हैं कि सेंटर की जो सत्ता है उसके प्रभावी होने से उसका बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है. तो श्रेणी अगर ज्यादा शक्तिशाली है तो केंद्रीय सत्ता उतनी प्रभावी या शक्तिशाली उस शहर में संभवतः उतनी नहीं होंगी. तो यहां हमें यह स्थिति देखने को मिलती है कि श्रेणियां काफी ऑटोनोमस तरीके से, काफी प्रभावी तरीके से गवर्नेंस कर रही हैं शहरों में. और राजाओं से यह अपेक्षित है, गुप्त राजाओं से यह अपेक्षित है, समकालीन स्रोत इसकी चर्चा करते हैं कि वो श्रेणियों की स्वायत्तता को बनाए रखें. और यह अपेक्षा समकालीन जो लॉ बुक्स हैं उसमें भी हमें देखने को मिलता है गुप्तकाल में. तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि निगमित संस्थाओं का स्थानीय न्याय व्यवस्थाओं में भी हस्तक्षेप हमें गुप्तकाल में देखने को मिलता है. और अगर आप लॉ कोड्स को देखें, समकालीन जो न्याय संबंधी जो टेक्स्ट हैं, जो स्रोत हैं, उनको देखें तो वहां भी प्रोविजन ऑफ हायरार्की ऑफ 3 such courts from which the final appeal lay to the king is visible. यानी कि अगर न्याय संबंधी प्रशासन की जो व्यवस्था शहरों में है या स्थानीय तौर पर जो उपलब्ध है, उसके 3 लेयर्स हैं और 3 लेयर्स को क्रॉस करने के बाद, 3 स्तर को क्रॉस करने के बाद वो अपील राजा के पास जाएगा, गुप्त राजा के पास जाएगा. तो ये हमें यह दर्शाता है कि कितना प्रभावी तरीके से जो लोकल ऑटोनॉमी है वो यहां ऑपरेट कर रहा है. और ये सारी बातें मैं आपको सीधे तौर पर बता रहा हूं, परंतु ये इन्फर की हुई बातें हैं. जैसे अगर लैंड ग्रांट्स हमें देखने को मिलता है गुप्तकाल में काफी संख्या में, और लैंड ग्रांट्स में आप देखें कि जो डोनर है वो डोनी को क्या क्या दे रहा है और किस प्रकार की इम्यूनिटी डोनी को मिल रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में वो केवल रेवेन्यू से इम्यूनिटी उन्हें मिल रहा है, परंतु आगे जाकर कई एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स हैं उसमें भी इम्यूनिटी मिल रहा है डोनी को. कई बार जो केंद्र की सैन्य शक्ति है उसे उस क्षेत्र में एंटर करने को रोक दिया जाता था, तो वह केंद्र की सेना वर्जित थी उन इलाकों में जिसे भूमि अनुदान के तौर पर किसी पुजारी को या किसी संस्था को, किसी धार्मिक संस्था को या किसी मिनिस्टर को या किसी ऑफिशियल को दिया गया हो. तो
बाद में हम देखते हैं कि आपराधिक दंडात्मक शक्तियां भी, और कई लैंड ग्रांट्स में तो इसके उल्लेख भी हैं, और लॉ बुक्स में 10 ऑफेंसेस यानी 10 उस प्रकार के ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया है जिसके ऊपर स्थानीय जो प्रशासन है वह निर्णय लेगा और वही दंड देगा, और राजा सीधे तौर पर उस पर आर्बिट्रेट नहीं कर रहा है। तो इन सारे व्यवस्थाओं के आलोक में, या ये जो परिवर्तित व्यवस्था है उसके आलोक में, हम गुप्त काल की राजनीतिक परिदृश्य को बेहतर समझ सकते हैं। अब यह भी है कि केंद्र अपनी सत्ता को कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। What are the ways and means by which the central power is making itself visible to people at large, और इसका सीधा असर लेजिटिमेसी से होता है कि लोग कैसे मान रहे हैं कि यह उक्त राजा हमारा राजा है या महाराजा धीराज है। तो ऐसे अगर प्राचीन भारतीय संदर्भ में, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करें तो हम यह भी पाते हैं कि गुप्त जो राजा थे उनमें से बहुत कम राजा ऐसे थे जो कि बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को अपने पूरे शासन के इलाकों में अंडरटेक कर रहे थे। यानी कि जो बिग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स आर नॉट मेनी। अब जैसे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, अब मंदिर निर्माण अगर एक उक्त राजा कर रहा है तो दैट इज अ विजिबल सेंट्रल प्रोजेक्ट बाय अ पर्टिकुलर किंग, और हो सकता है कि वो किसी एक छोटे राजा जो कि उस बड़े राजा के अंतर्गत है, राजनीतिक रूप से उसके अंतर्गत है, उसके क्षेत्र में वो बना रहा है, परंतु वह इस बात को सिद्ध करेगा कि यहां प्रभुता इस राजा की भी है, बड़े महाराजा धीराज की भी है। तो इस प्रकार के कई जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स थे, वो भी बहुतायत में गुप्त काल में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, जैसे अशोक अपने पूरे प्रशासनिक इलाके में मान लीजिए वो पौधे लगवा रहा है या इंस्क्रिप्शन लगवा रहा है या अपने धम्म महमत्य को भेज रहा है। तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स जहां सेंटर या केंद्र की सहभागिता बिल्कुल साफ नजर आती है, वैसे प्रोजेक्ट्स थोड़े कम हमें गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार अगर हम मोटे तौर पर गुप्त राजनीतिक परिदृश्य का आकलन करें तो हम कह सकते हैं कि जो गुप्त काल के पहले का काल है, मौर्योत्तर काल है या मौर्यों का काल है, उसकी तुलना में अब विकेंद्रीयकरण की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा प्रबल हो रही है। कई इतिहासकार अब इसे एक दूसरे नजरिए से भी देखते हैं कि अब जैसे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के नए इलाकों में खेती बढ़ता जा रहा है और एग्रीकल्चरल सेंट्रिक इकोनॉमी बनता जा रहा है, तो उसमें उतनी कैपेसिटी डेवलप हो रही है, इकोनॉमिक कैपेसिटी डेवलप हो रही है कि वो डिफरेंशिएट कर सके इकोनॉमिकली अपने आप को, सोशली अपने आप को, और अपनी सत्ता रीजनल लेवल पर वो अभिव्यक्त कर सके। तो यह भी एक मसला है जिसे कई इतिहासकार केंद्रीयकृत से विकेंद्रीयकृत अवस्था में न देखकर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखते हैं। तो उसकी भी संभावना बनी हुई है गुप्त काल के स्रोतों में। यह आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करेगा कि आप किसे बेहतर नजरिया मानते हैं चीजों को देखने का, परंतु मोटे तौर पर जो मुख्य बिंदु थे गुप्त कालीन राजनीतिक अवस्था की, राजनीतिक परिदृश्य की, उसके ऊपर हमने 2 लेक्चर्स में इन बिंदुओं पर चर्चा की है। इसे सुनने के लिए धन्यवाद।